नमस्कार। आज हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रतिक्रिया के संबंध में चर्चा करेंगे। जो प्रतिजन है और प्रतिरक्षी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, संकुल का निर्माण होता है इनके दोनों के द्वारा। ये जो प्रतिरक्षी है इस पर जो डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक हैं, एपिटोप के रूप में पाए जाते हैं, जबकि प्रतिरक्षी होते हैं इसमें पैराटोप के रूप में बंधन स्थल पाए जाते हैं। तो ये जो प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है, इसका ये FC पार्ट है और ये FAB पार्ट्स है। तो FAB पार्ट्स प्रतिरक्षी के साथ बंधन स्थापित करता है। तो दोनों के मध्य में जो संरचनात्मक भेदन है वो नहीं होना चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए। जैसे ताले चाबी के मध्य में होती है तब ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो ये जो प्रतिजन है इस पर अनेक डिटर्मिनेट निर्धारक उपस्थित पाए जाते हैं और प्रतिरक्षों के द्वारा इन समस्त निर्धारकों को बंधित कर लिया जाता है और इस संकुल का निर्माण होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इस प्रतिरक्षी क्रिया के अंतर्गत जो बाहर से प्रतिजन आया है, जो हानिकार है, देह के लिए हानिकार होता है, उसके साथ ये प्रतिरक्षी देह के इस प्रकार से बंधित हो जाते हैं अपने बंधन स्थलों के माध्यम से और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रतिक्रिया है, इसकी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ इसकी जो लक्षण है, जो इसके साइलेंट फीचर्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं वो जाति विशिष्ट पाए जाते हैं कि जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन के साथ बंधन स्थापित करती है। जैसे कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के मध्य में जो संबंध होता है वही इनके मध्य में भी पाया जाता है। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी हैं जो बंधन कर रहे हैं, इनके जो एपिटोप्स हैं और इनके पैराटोप्स हैं, ये दोनों बंधन में भाग ले रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षी भी और प्रतिजन भी दोनों संपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। जब इसका जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है वो दिखाई देता है किस रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेपण के रूप में या समूहन के रूप में। तो समूहन और जो अवक्षेपण क्रिया होती है उसमें प्रतिजन प्रतिरक्षी संपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। ये जो प्रतिक्रिया है ये रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय प्रकार की पाई जाती है, जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वापस इन दोनों में परिवर्तित हो सकता है। तो दोनों आगे की तरफ भी पीछे की तरफ प्रतिक्रिया दोनों दिशा में पाई जाती है। ये जो संबंध होते हैं प्रतिरक्षी और प्रतिजन के मध्य सुपरफिशियल प्रकार के पाए जाते हैं, सतही प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्रतिजन है उसकी सतह पर ही ये प्रतिरक्षी क्रिया करता है, इसके अंदर अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये जो दोनों के मध्य प्रतिक्रिया है वो सतही प्रकार की पाई जाती है। इन दोनों के जो मध्य प्रतिक्रिया की जो इंटेंसिटी होगी वह दोनों की संयोजकता पर, वैलेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे कि ये प्रतिजन है, इसकी जो वैलेंसी है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पर डिटर्मिनेंट पाए जाते हैं, निर्धारक पाए जाते हैं, ये इसकी वैलेंसी होती है। और जो प्रतिरक्षी होती हैं उनकी 2 वैलेंसी होती है। तो इस प्रकार से जो दोनों के मध्य जो वैलेंसी है, संयोजकता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये प्रतिक्रिया की इंटेंसिटी पाई जाती है। ये दोनों के मध्य जो संबंध होता है वो नॉन कोवेलेंट प्रकार के बंधों के द्वारा बनाया जाता है। संयोजक प्रकार के बंध होते हैं वो इस प्रतिक्रिया में पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन बंध होते हैं, आयनिक बंध होते हैं और ये जो हाइपो
हाइड्रोफोबिक बंद होते हैं, वंडर वाल बंद होते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के बंद होते हैं वो इस प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ संबंधित करते हैं। ये जो प्रतिक्रिया है एंटीजन एंटीबॉडी की, जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स बनता है, ये दिखाई देती है इसके प्रेसिपिटेशन के माध्यम से, अवक्षेपण के माध्यम से, समूहन के माध्यम से और कंप्लीमेंट जो तंत्र है, पूरक तंत्र है, उसके माध्यम से ये प्रतिक्रिया दर्शाई जाती है, दिखाई देती है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी जो प्रतिक्रिया होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। अब हम बात करेंगे तो पूरक तंत्र है वो किस प्रकार से इस प्रतिरक्षी प्रजनन के संकुल जो है, कॉम्प्लेक्स है, इससे किस प्रकार से प्रभावित होता है और प्रतिरक्षा क्रिया में भाग लेता है। ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, पूरक तंत्र है, ये जो देह का रक्त भाग है उसमें पाया जाता है। तो देह के रक्त के प्लाज्मा में विभिन्न प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजन प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये एंटीबॉडी निर्माण में भाग लेते हैं। तो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा प्रोटीन से बने पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो एंटीबॉडी है, इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन्स और पाए जाते हैं जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के रूप में है। ये 20 के करीब 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलकर इस पूरक तंत्र को बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ये जो 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो पूरक कारकों के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं, इनमें कुछ सक्रिय रूप से इस क्रिया में भाग लेते हैं। उनमें से जो सक्रिय पूरक कारक के रूप में पाए जाते हैं C1 से C9 है और कुछ प्रोटीन्स B, D, H, I और P के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो पूरक कारक है ये इस प्रकार से यहाँ उपस्थित है और जो आगे प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है पूरक तंत्र की, उसका जो मैकेनिज्म है वो कोस्टोइड फ्लो प्रकार का पाया जाता है कि मान लीजिए एक पूरक कारक है वो सक्रिय हो गया है, तो सक्रियकरण के पश्चात वो दूसरे पूरक कारक को सक्रिय करता है और दूसरे वाला तीसरे को करता है, तीसरे वाला चौथे को करता है। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के पूरक कारक उपस्थित हैं वो एक एक करके सक्रियकरण में भाग लेते हैं और इस जो प्रकार है, ये जो पूरक तंत्र है, इसका निर्माण करते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इस पूरक तंत्र की, वो एंटीजन एंटीबॉडी से निर्मित जो कॉम्प्लेक्स होता है, संकुल होता है, उसकी उपस्थिति में पाई जाती है। आमतौर पर ये जो पूरक प्रोटीन्स होते हैं, कारक होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे ही ये एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य प्रक्रिया होती है और ये संकुल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इनको प्रेरित करेगा सक्रियकरण के लिए और सक्रिय होकर ये इस तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत जो एंटीजन होता है उसका विनाश किया जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है? ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। जो एंटीबॉडी के ये जो FAB पार्ट्स हैं, ये एंटीजन के साथ बंधन में भाग ले रहे हैं। ये जो दूसरा भाग है इसका प्रतिरक्षी का FC खंड, इस पर एक बाइंडिंग साइट होती है, एक बंधन स्तर पाया जाता है जो इन पूरक कारकों के साथ बंधन स्थापित करता है। तो जैसे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तो ये जो रक्त में उपस्थित विभिन्न पूरक कारक हैं वो एक एक करके सक्रियकरण में भाग लेना शुरू कर देते हैं। सर्वप्रथम जो C1 है ये सक्रिय होता है कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में और ये जाकर इस स्थल से जो बंधन स्थल है वहां से जाकर जुड़ जाता है इस कॉम्प्लेक्स के। ये कॉम्प्लेक्स बनाया AgAb, दोनों के मध्य में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया है AgAbC1, इसके द्वारा सक्रियकरण होता है C4 का और C4 दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक C4A
और एक C4b। तो C4b इस संकुल के साथ आकर इस बंधन स्थल पर जुड़ जाता है और C4a जो है ये जो कारक होता है, ये मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं उनका सक्रियण करता है और ये जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं देह में उनको उत्तेजित करता है हिस्टामिन पदार्थ के स्रावण के लिए। और ये पदार्थ हिस्टामिन जो स्रावित होता है वो जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनका जो अंदर का व्यास होता है उसको बढ़ा देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे कि रक्त का जो फ्लो है, रक्त का जो प्रवाह है वो उस अंग में जहां संक्रमण हुआ है वहां बढ़ जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है C1,4B ये C2 का सक्रियण करता है। ये मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में दो भागों में विभाजित होगा, एक C2B में एक C2A में। C2A से जुड़ जाएगा और C2B जो क्या करेगा कि जो रक्त वाहिकाएं हैं उसकी पारगम्यता है उसको परिवर्तित करता है। अनेक जो आयंस होते हैं, अनेक जो पदार्थ उपस्थित हैं बाहर वो इसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं या रक्त के अंदर उपस्थित पदार्थ बाहर जाना शुरू कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फिर C3 जो कारक है इसका सक्रियण करेगा और इसके भी दो भागों में C3A और C3B। इस प्रकार से C3A जो भाग है वो मैक्रोफेज कोशिकाओं को, मास्ट कोशिकाओं को प्रेरित करता है, इसको मास्ट कोशिकाओं को हिस्टामिन स्रावण करने के लिए, और मैक्रोफेज कोशिकाओं को सक्रिय करता है कि वो दिशा में बढ़ती हैं जहां एंटीजन उपस्थित है। फिर C5 सक्रिय होता है और ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, C5A और C5B। C5B इस कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा और C5A ये क्या करेगा कि जो WBC कोशिकाएं हैं, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं हैं, बेसोफिल कोशिकाएं हैं, एसिडोफिल कोशिकाएं हैं, उनको एक गंध के रूप में, कीमोटैक्सिस के रूप में एक सेंस प्रदान करता है, जिससे कि वो WBC कोशिकाएं उस दिशा में रसायनिक चलन है उस दिशा में बढ़ती है जिस दिशा में एंटीजन उपस्थित होता है। तो जितनी WBC कोशिकाएं होती हैं देह की उनको ये एक रसायनिक चलन, ये सेंस है वो प्रदान करता है, जिसके माध्यम से WBC कोशिकाएं उस दिशा बढ़ती हैं जिस दिशा में एंटीजन उपस्थित है। इस प्रकार से C6, C7, C8, C9 ये सब के सब एक एक करके सक्रियण में भाग लेते हैं और उनका एक अंश इससे जुड़ जाता है और एक अंश जो है विभिन्न क्रियाओं को देह में उत्पन्न करता है। अंत में जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन एंटीबॉडी और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के पूरक कारक हैं, ये एक लाइटिक कॉम्प्लेक्स में रूपांतरित हो जाता है। लयनकारी संकुल का निर्माण इस प्रकार से होता है और ये लयनकारी जो संकुल है ये क्या करेगा, ये जो एंटीजन इससे बंधित है उसकी कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न कर देता है और कोशिकाओं को फाड़ देता है और जो एंटीजन है वो मर जाता है। इस प्रकार से जो पूरक तंत्र है एंटीजन के विनाश में भाग लेता है। इस एंटीजन एंटीबॉडी के माध्यम से इस पथ को क्लासिकल पाथवे पथ कहा जाता है। तो ये कंप्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है इस प्रकार से कार्य करता है। ये क्लासिकल पाथवे है जिसके अंतर्गत ये जो C1 से C9 जो पूरक कारक भाग लेते हैं। दूसरा जो पथ है वो अल्टरनेट पथ कहलाता है, उसके अंतर्गत ये B और D, H ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये भाग लेते हैं। ये क्या करेंगे कि जैसे ही वो एंटीजन देह में उपस्थित होगा उसकी जो बाहर की झिल्ली है, उसकी जो कोशिका भित्ति है, उसमें उपस्थित जो कारक होते हैं वो इनको उत्तेजित करते हैं BDH को, और BDH सक्रिय होकर इस C3 है इसका सक्रियण कर देते हैं। ये वाला जो भाग है इसमें हिस्सा ले लेता है, केवल C3 जो भाग है, C3 जो पूरक कारक है ये सक्रिय होता है और फिर बाकी क्रियाएं इसी प्रकार से संपन्न होती हैं और लयनकारी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है। और लयनकारी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो उस एंटीजन का विनाश करता है साइटोलाइसिस क्रिया के माध्यम से। धन्यवाद।